नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम सभी के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रही जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम लेकर आए हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है ये नई शिक्षा नीति द्वारा आधारित है, CBCS पाठ्यक्रमानुसार। तो अधिकतर ये जो पाठ्यक्रम है ये सभी विश्वविद्यालयों में लगभग थोड़ा बहुत बदलाव के साथ 19-20 परसेंट बदलाव के साथ चल रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि यह बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है जो किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित छात्र छात्राओं के लिए लाभप्रद है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आइए देखते हैं पाठ्यक्रम। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा करके, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में जो है वो 3 इकाइयाँ हैं और इसका जो कोड है दोस्तों, और इसका जो कोड है वो 101 होता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र का कोड है 101 HND 101। तो इसके अंतर्गत ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये अक्सर बहुत सारे छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम जब एडमिट कार्ड आता है तो उनके नहीं रहता है। और जो कोड 102 है यानी द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र 102 और 103 ये सभी में होता है। जो जो हिंदी विषय का चुनाव करते हैं स्नातक स्तर पर उन सभी में रहता है। पर जो 101 कोड है, 101 प्रश्न पत्र है, ये कम लोगों में होता है। शायद कोई उसका फॉर्मूला है फॉर्म भरने के समय की कोई चूक हो जाती है या कोई ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र छात्राओं में नहीं आता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र भी जरूरी है क्योंकि जिन छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में आ जाएगा तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। आइए देखते हैं। इसमें 3 इकाइयाँ हैं। ठीक है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत 3 इकाइयाँ हैं और इन 3 इकाई के अंतर्गत ये पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत है। जो इसका पहला चैप्टर है साहित्य, अर्थ एवं स्वरूप। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि भाषा और साहित्य, यानी पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये भी जानना होगा कि आखिर साहित्य क्या है, साहित्य का अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है ना। कब पहली बार साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ, जैसा कि ऋग्वेद में चर्चा हुई है साहित्य शब्द की। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ साहित्य की चर्चा हम करेंगे। साहित्य को पढ़ेंगे आप लोग, भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषताएं क्या हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। फिर आता है जो चैप्टर है, अगला हेडिंग हो जाएगी जो ये है साहित्य और कला। साहित्य और कला, तो आपने यहाँ पर साहित्य पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप साहित्य पढ़ चुके हैं कि साहित्य किसे कहते हैं अथवा साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा अथवा उसका स्वरूप। अब यहाँ पर आप साहित्य और कला पढ़ेंगे। तो साहित्य पढ़ चुके हैं, अब कला को आप समझेंगे थोड़ा कि कला क्या होता है और साहित्य और कला में समानताएं क्या हो सकती हैं, साहित्य और कला में तुलना क्या हो सकती है। ठीक है, दोनों की विशेषताएं जब हम जानेंगे तभी हम समानता और तुलना दोनों कर सकते हैं। तो पहले हम साहित्य जान जाएंगे, साहित्य क्या है, साहित्य किसे कहते हैं। उसके बाद कला क्या है या तो कला किसे कहते हैं। जैसे कि एक दृश्य या श्रवण रूप में रचनात्मक कौशल जो होता है वही कला होती है, रचनात्मक कौशल की अभिव्यक्ति जो होती है वही कला होती है। तो हम यहाँ कला को जानते हैं। फिर साहित्य और कला में तुलना पढ़ेंगे। ठीक है, कला की विशेषताओं को समझेंगे। भाषा और साहित्य तो हम पढ़ ही चुके हैं, भाषा साहित्य में अंतर तो हम पढ़ ही लेंगे, साथ ही साथ भाषा और साहित्य और कला में अंतर भी जानेंगे।
बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, पर महत्वपूर्ण है यदि आपके सिलेबस में है तो। उसके बाद है साहित्य की विभिन्न विधाएं। ठीक, साहित्य की विभिन्न विधाएं, ये चैप्टर है। इसके अंतर्गत यदि हम विधाओं की बात करेंगे तो एक गद्य विधा हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, पद्य विधा। गद्य एवं पद्य, गद्य किसे कहते हैं अथवा पद्य किसे कहते हैं, गद्य के कितने स्वरूप हैं, पद्य के कितने स्वरूप हैं, गद्य क्या है, पद्य क्या है, दोनों की परिभाषाओं को समझेंगे। भेद जानेंगे कि गद्य के कौन कौन से भेद हैं और काव्य के पद्य यानी काव्य के कौन कौन से भेद हैं, इन्हें समझना होगा। और इसका थोड़ा सा अच्छे से जानकारी होगी तब हम आगे का सिलेबस अच्छे से पढ़ पाएंगे। जब हम बेस अच्छे से समझ सकते हैं तब। गद्य क्या है और पद्य क्या है। गद्य की विधाएं, अब गद्य की विधाओं के अंतर्गत हम निबंध जानेंगे। निबंध क्या है, निबंध किसे कहते हैं, प्रथम निबंध क्या है, निबंध की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से इसका विकास हुआ। ठीक है, फिर कहानी विधा के बारे में जानेंगे। कहानी, प्रथम कहानी कौन सी है, किस सन में लिखी गई, किसने लिखी, और इस पर जो चर्चाएं हुई हैं, यानी किसे माना जाए प्रथम कहानी, इस आधार पर वो उन सारी कहानियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और कहानी का विकास क्रम भी समझेंगे यहाँ पर कि किस युग में जाकर के कहानी अपने चरम उत्कर्ष में रही है। ठीक है, उसके बाद है उपन्यास आ जाएगा। उपन्यास के बारे में हम समझेंगे, सेम जैसे कहानी के बारे में जाना, उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास का अर्थ क्या है, प्रथम उपन्यास कब लिखी गई, लिखने वाले कौन थे। ठीक है, और कौन कौन सी समानांतर उपन्यासें रहीं, उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ जो युग रहा है वो कौन सा रहा है। अन्य उपन्यासकारों के बारे में जानेंगे, उपन्यास के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम उपन्यास इस आधार पर पढ़ेंगे। फिर आलोचना भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि आलोचना का विकास क्या है, आलोचक के आलोचना का जनक किसे माना जाए, प्रथम आलोचना कौन सी है, या प्रथम आलोचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, फिर आते हैं नाटक की ओर। नाटक क्या है, नाटक के बारे में समझेंगे, क्योंकि नाटक का थोड़ा आचार्य जो भरत मुनि हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, इस आधार पर थोड़ा सा हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे, है ना। इसका जो प्राचीन रूप रहा है, नाटक क्या है, नाटक किसे कहते हैं, बाकी लोगों ने जो जो परिभाषाएं दी हैं, नाटक के तत्व जानेंगे। जो नाटक के तत्व होते हैं वही कहानी के तत्व होते हैं, उन कहानी के तत्व और नाटक के तत्वों को समझेंगे। इस प्रकार से हम फिर आते हैं एकांकी। एकांकी एक विधा है, कहानी के प्रकार से या नाटक के जैसी ही एक अंक में जो समाप्त होने वाली विधा होती है, एकांकी है। तो एकांकी के बारे में जानेंगे, प्रथम एकांकी किसने लिखी, इसके रचयिता कौन थे, किस सन में लिखी गई, और अन्य एकांकियों के बारे में जानेंगे, अन्य एकांकियों के नाम समझेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, अन्य गद्य विधाओं का मतलब हो गया कि जो गद्य विधाएं इतनी तो हो गई, उसके बाद अतिरिक्त जो जो हैं, जैसे कि रेखा चित्र हो गई, रिपोर्टाज हो गया, संस्मरण हो गया, इंटरव्यू हो गया, और यात्रा वृत्तांत हो गया, है ना। इस प्रकार की जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनके बारे में हम सतही जानकारी लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं काव्य के भेद। अब काव्य के भेद के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हमने गद्य एवं पद्य को पढ़ा, जाना। अब यहाँ पर हम भेद उसके जानेंगे कि काव्य के कितने भेद है। तो महाकाव्य हो गया, प्रबंध काव्य हो गया, है ना, और मुक्तक, गीत, गजल। अब यहाँ महाकाव्य के भेद या प्रबंध काव्य के भेद या मुक्त काव्य के भेद या गीत गजल जो भी है, इसके डिटेल के अंतर्गत जो भी आएगा वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे। प्रथम महाकाव्य क्या, कौन कौन से रहे हैं, महाकाव्य की विशेषताएं क्या होती हैं, प्रबंध काव्य प्रथम कौन सा रहा है, उसकी विशेषताएं कौन रही, हिंदी साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटेल में। और अच्छा, इसमें जो एग्ज़ाम होता है आपको यहाँ बताते चलें कि 15 नंबर का सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होता है 15 नंबर का होता है कुल, जिसमें 3 प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्न 5-5 नंबर के होते हैं, यानी एक प्रश्न 5 नंबर का होता है। 6 प्रश्न आते हैं, उसमें से हमें 3 करना होता है। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है
क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तभी हम ऑब्जेक्टिव हल कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्टिव 5 नंबर का आएगा उन्हें भी हल करने के लिए हमें डिटेल में पढ़ना होगा, टेक्स्ट बुक का प्रयोग करना होगा। फिर आते हैं काव्य के भेद में। यहाँ पे मुक्तक पढ़ लिया। आप गीत किसे कहते हैं, गीत की विशेषताएं क्या हैं, है ना, ये जानेंगे। गज़ल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो होती हैं, ज़रूरी जानकारियाँ, जो सतही जानकारी है, जो हमें हम गज़ल किसे कहेंगे जिस आधार पे हम समझ सकते हैं, वो गज़ल के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। कुछ उदाहरण भी देखेंगे। फिर काव्य के तत्व। अब काव्य के कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पर देख लेंगे। रस, छंद, अलंकार, इनके जो परिचय एवं भेद है, ये हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, और हमेशा इसको हमें पढ़ना ही होगा। अगर हम हिंदी साहित्य से जुड़े हैं तो इन्हें जानना ही जरूरी होगा। इसलिए यहाँ पर भी आप इसे, रस क्या है, रस के भेद कितने हैं, रस की परिभाषाएं क्या हैं, अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पर लेंगे। छंद कितने प्रकार के, यहाँ बहुत ज़्यादा छंद नहीं पढ़ने होंगे, परंतु जो बेसिक छंद हैं शुरुआती, उसकी जानकारी यहाँ होनी चाहिए, और वो छंद यहाँ पर पूछे जाएंगे। अलंकार भी, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और इनके जो भेद हैं वो हमें पढ़ना होगा इसमें, और उदाहरण सहित जानकारियों के उदाहरण पूछे जाते हैं। आगे आते हैं फिर यूनिट 2 में। प्रथम प्रश्न पत्र है, इसकी यूनिट 2 देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा, जो छात्राओं के एडमिट कार्ड में या एग्ज़ाम के समय में फर्स्ट पेपर भी आता है और सेकंड पेपर भी आता है, यानी पूरी हिंदी का एग्ज़ाम होता है, तीनों पेपर आते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। अगर वो फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं तो उनके लिए सेकंड पेपर भी सेम लगभग वही रहता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ प्रश्न मैच करते हैं, बहुत लाभ हो जाता है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास है इस यूनिट के अंतर्गत, तो इसमें मैं साहित्य और इतिहास, ठीक, ये समझेंगे। साहित्य इतिहास, लेखन की पद्धति और परंपरा, यानी जो साहित्य इतिहास लिखे गए हैं उसकी 1187 से शुरुआत करते हुए लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे कितने अब तक इतिहास लिखे जा चुके हैं और किस सन में लिखे गए हैं, और इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जो मानी गई हैं, परंपरा कब से शुरू हुई इतिहास लेखन की, ये समझेंगे। उसके बाद है हिंदी साहित्य के विभिन्न काल। अब काल विभाजन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो हम आदिकाल भी पढ़ेंगे, भक्ति काल, यानी इसका पूरा हम डिटेल पढ़ेंगे। आदिकाल का पहली बात तो नामकरण हम जानेंगे, कब से कब तक होता है ये सन संवत सब समझेंगे, किसके आधार पर, कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आधार पर, और है रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के आधार पर, सबके आधार पर यहाँ डिटेल में समझना पड़ेगा। और उसके बाद है भक्ति काल। अच्छा, इसकी प्रवृत्तियाँ भी समझनी होंगी आपको, विशेषताएं जिसको बोलते हैं, विशेषताएं भी जाननी होंगी। भक्ति काल भी हम वैसे कब से कब तक इसकी समय सीमा है ये देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें। और भक्ति काल का नामकरण हम यहाँ पर जानेंगे, किस किस ने इसको क्या क्या नाम दिया, जो हमारी विद्वान रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, उनके अनुसार। रीतिकाल के बारे में भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, रीतिकाल के अन्य कवियों के बारे में भी जानेंगे, रीतिकाल की विशेषताएं जानेंगे। फिर इतना पढ़ते हुए हम आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं, और आधुनिक काल के अंतर्गत फिर जितने भी और काल आते हैं, यानी कि भारतीय हिंदू युग है, और द्विवेदी युग है, और छायावाद है ना, ये जो कुछ भी है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आएगा। उसके नामकरण के आधार हम पढ़ेंगे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जो भी है उन सब की युगीन परिस्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ क्या रही हैं जिस आधार पर काल विभाजन हुआ, और विशेषताएं उसकी बनी। आखिर विशेषताएं बनी, कुछ परिस्थितियाँ बदलती गई, हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर साहित्यिक विशेषताएं बनती गई, तो वो सब आप लोग यहाँ समझेंगे डिटेल में। उसके बाद है समकालीन साहित्य विमर्श। ठीक है, आज के समय में जो साहित्य विमर्श चल रहे हैं, बहुत चर्चित विमर्श चल रहे हैं, ये तो हम उस समय जो
साहित्य में जो काल चले हैं, युग चला है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम समकालीन साहित्य विमर्श पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर आधुनिकता, है ना, इस आधुनिक काल के बाद उत्तर आधुनिकता काल में जो भी कविताएं रची गई, गद्य रचे गए, उन्हें समझेंगे। स्त्री विमर्श चल रहा है दोस्तों, तो है ना, तो स्त्री विमर्श के बारे में जानेंगे। स्त्री विमर्श की शुरुआत कब से हुई, अगर माना जाए तो प्रथम स्त्री विमर्श की कौन सी है वो रचना है जिसे प्रथम स्त्री विमर्श की रचना मान सकते हैं, या फिर इसमें जो सशक्त रूप से स्त्री विमर्श कौन कौन सी स्त्रियों लेखिकाओं ने लिखे हैं, उनकी रचनाओं के क्या क्या नाम हैं, ये जानेंगे। फिर दलित विमर्श के बारे में समझेंगे कि दलित विमर्श होता क्या है और दलित विमर्श की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस किस कारण दलित विमर्श लिखा जा रहा है, इससे जुड़े साहित्यकारों के नाम जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। उसी प्रकार आदिवासी एवं अन्य विमर्श हो जाएंगे। आदिवासी विमर्श भी वैसे ही है जैसे दलित विमर्श है कि आखिर आदिवासी विमर्श की जरूरत क्या पड़ी, इनसे जुड़ी कौन कौन से साहित्यकार हैं अथवा कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आदिवासी विमर्श को सपोर्ट करती हैं, है ना। आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के जो पुस्तकें रची गई हैं वो विमर्श के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 3, तीसरी यूनिट है। सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फाइनल ईयर तक हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमए का जो आज कल जो सिलेबस बन गया है न्यू पाठ्यक्रम के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस चल रहा है, अगर आप एमए सिर्फ एमए और बीए ही पढ़ लेते हैं, उसके तो आप कोई तैयारी नहीं करते हैं, तो भी आप नेट जेआरएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग गंभीरता से पढ़िएगा। सिलेबस को समझने के बाद सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा, क्योंकि आपको अपने मार्क्स भी देखने हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आए, तो उस मार्क्स अच्छे आने के लिए आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छे से सिलेबस समझे रहेंगे तो आप वैसे ही तैयारी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और इस तरह आप लोगों के अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो यूनिट 3 में देखते हैं हिंदी भाषा, रूप एवं विवेचन। तो हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास, अभी हमने हिंदी भाषा क्या होती है वो समझा। फर्स्ट यूनिट में भाषा किसे कहते हैं वो जाना। यहाँ पर हम अब हिंदी भाषा को समझेंगे कि हिंदी भाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसका विकास क्या है। भाषा और लिपि, यानी भाषा किसे कहते हैं वो तो हम जान चुके हैं, अब यहाँ हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं, और भाषा और लिपि एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है ये समझेंगे। देवनागरी लिपि क्या है ना, इसकी उत्पत्ति किन किन आधार पे मानी गई है, क्योंकि कई कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि देवनागरी लिपि जो इसका नाम पड़ा तो वो क्यों पड़ा, वो डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे। यहाँ हम डिटेल नहीं बताने वाले हैं, बस हम आपको यहाँ पर सिलेबस बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो देवनागरी लिपि क्या है और वो जानिएगा। भाषा और बोली किसे कहते हैं, भाई भाषा क्या है, बोली क्या है, ये आप लोग 6 क्लास से डिटेल रूप से पढ़ रहे होंगे। तो भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। और हमें लगता है जो बच्चे बीए में गए हैं उन्हें भाषा और बोली पता ही होगी। हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, कितनी बोलियाँ हैं प्रमुख, उन बोलियों के बारे में जानेंगे। कौन बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है यह आपको यहाँ पर जानकारी लेनी होगी, पढ़ना होगा। फिर है हिंदी ध्वनि, रस, स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन आप जब स्टार्टिंग से आ ई ई पढ़ना शुरू करते हैं तब से स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, और फिर आपको यहाँ पर बीए में भी स्वर और व्यंजन पढ़ना है। बस क्या है, इसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। यहाँ पर आप स्वर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, स्वर की बारीकियों को जानेंगे कि स्वर आखिर कहते किसे हैं, है ना, स्वर के क्या क्या माइनर चीज़ें हैं वो क्या है। फिर व्यंजन के बारे में आप समझेंगे, और यहाँ पर बहुत विस्तृत आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, विस्तृत तरीके से पढ़ना होगा स्वर और व्यंजन के बारे में। महाप्राण, अल्प प्राण, घोष, अघोष, है ना, ये सारी चीज़ें।
फिर उसके बाद आता है हिंदी व्याकरण। ये चैप्टर आप लोग ज़रूर से पढ़िएगा। सारे चैप्टर आपको ज़रूर से पढ़ने हैं, लेकिन कई बार हम लोग साहित्य पढ़ने के चक्कर में व्याकरण को एकदम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब एग्ज़ाम होता है तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित आ जाते हैं, और जब आप पढ़े नहीं होते तो आपके प्रश्न इसीलिए गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में ही है। तो अगर फर्स्ट पेपर को के सिलेबस को ध्यान में रख कर के आप लोग पढ़ते हैं तो भी आपका सेकंड और थर्ड पेपर बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेकंड हिंदी व्याकरण में आप क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, काल, वचन, लिंग, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, विराम चिन्ह, ठीक है। ये सारे व्याकरण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे चैप्टर। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन के प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके हिंदी व्याकरण यानी सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत सारी प्रश्नोत्तरियां हैं, वो पड़ी हुई हैं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका अलग बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए ही प्लेलिस्ट बनाई गई है, इसलिए इसका आप उपयोग करें। और हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं जो आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।